फिल्म की शुरुआत में हम एक मैकेनिक को गराज में काम करते हुए देखते हैं। अचानक एक गंजा अजनबी अंदर आता है। बिना कुछ बोले वह मैकेनिक के मुंह में कपड़ा ठूंस देता है। फिर वह आदमी के पैरों को ब्लेड से काटता है और घावों पर बैटरी एसिड डाल देता है। उसे यातना देते हुए वह पूछता है, उस रात तुम्हारे साथ कितने लोग थे? तुम्हारे गिरोह का सरगना कौन है? यह आदमी यही नहीं रुकता, वह पूरे गिरोहों को निशाना बनाना शुरू कर देता है और लोगों की बेरहमी से खालें उतार देता है। एक दिन एक दुखद घटना इस साधारण से आदमी को एक शातिर और निर्दयी हत्यारे में बदल देती है। बदले की भावना से प्रेरित होकर वह शहर के हर बड़े गिरोह का एक एक करके सफाया करना शुरू कर देता है। वह इन हत्याओं को इतनी कुशलता से अंजाम देता है कि अमेरिकी संघीय एजेंट और FBI भी उसका पता नहीं लगा पाते। ये घातक निशानेबाज कौन है और क्या वह वास्तव में शहर के हर खतरनाक गिरोह का सफाया कर देगा? आइए जानते हैं। कहानी आगे बढ़ती है जब एक अमेरिकी पुलिस अधिकारी को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है। शहर छोटे बड़े गिरोहों का अड्डा बन गया है जो हर जगह दहशत फैला रहे हैं। डकैती, हत्या, अपहरण, धोखाधड़ी, अपराध खुलेआम और बिना किसी रोक टोक के हो रहे हैं। इन समूहों के सामने लोग खुद को बेबस महसूस करते हैं। अस्पताल में हमारी मुलाकात कुशल सर्जन डॉक्टर पॉल से होती है। वह घायल अधिकारी को तुरंत ऑपरेशन कक्ष में ले जाते हैं, लेकिन वहां जाकर उन्हें पता चलता है कि वह व्यक्ति पहले ही मर चुका है। उसकी मौत का तरीका साफ तौर पर किसी प्रशिक्षित और बेहद सटीक हत्यारे का काम दर्शाता है। इसकी पुष्टि करने के बाद पॉल अन्य आपातकालीन मामलों को देखने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम डॉक्टर पॉल के निजी जीवन के बारे में जानते हैं। वह अपनी पत्नी लूसी और बेटी कैमिला के साथ खुशी से रहते थे। सर्जन होने के बावजूद वह एक सरल और शांतिपूर्ण जीवन शैली पसंद करते थे। वह समय पर टैक्स देते थे, नियमों का पालन करते थे और कभी किसी के लिए परेशानी का सबब नहीं बने। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया और यह शांत स्वभाव का आदमी शहर का सबसे खूंखार हत्यारा बन गया। उसे इस मुकाम तक किसने पहुंचाया? चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉल का जन्मदिन था और उसने अपनी बेटी को घड़ी उपहार में देकर दिन की शुरुआत की। उसने लूसी के लिए एक सोने की अंगूठी भी खरीदी और उसे सरप्राइज दिया। उस शाम वह अपने परिवार के साथ जश्न मनाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गया और अपने सबसे अच्छे दोस्त फ्रैंक को भी आमंत्रित किया। खाना खाते समय पॉल को एक आपातकालीन कॉल आया। अस्पताल में एक बेहद गंभीर मरीज आया था। उसे बताया गया कि मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन है। ड्यूटी पर मौजूद वरिष्ठ सर्जन होने के नाते पॉल के पास तुरंत जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जाने से पहले उसने फ्रैंक से लूसी और कैमिला को सुरक्षित घर छोड़ने के लिए कहा क्योंकि शहर खतरनाक हो गया था। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते ही लूसी ने पॉल से कहा, इस दिन को खास बनाने के लिए मैं अपने लॉकर में जमा सारा पैसा किसी चैरिटी को दान करना चाहती हूँ। पास में खड़ा एक गैंग का मुखबिर यह बातचीत सुन गया। उसने पॉल को पहचान लिया और अब उसे लूसी की योजना का ठीक पता चल गया था। उसने चुपके से अपना फोन निकाला और पॉल का घर का पता अपने गैंग के सदस्यों को भेज दिया। अब आप पहले से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि उस रात क्या होने वाला है। फ्रैंक लूसी और कैमिला को घर छोड़ देता है और पॉल अस्पताल की वर्दी पहने हुए मरीज का इलाज करने के लिए सीधे ऑपरेशन रूम में चला जाता है। इसी बीच लूसी और कैमिला घर लौटकर रात का खाना बनाने लगती हैं। बाहर गिरोह के सदस्य एक एक करके घर को घेरने लगते हैं। लूसी के कुछ करने से पहले ही उनमें से एक कैमिला के कमरे में घुस जाता है और उसे बंदूक की नोक पर बंधक बना लेता है। लूसी ये देखकर अपना फोन निकालने लगती है। तभी एक और आदमी अंदर आता है और उस पर बंदूक तान देता है। वे उससे अपना लॉकर खोलने और अंदर रखी सारी चीजें सौंपने की मांग करते हैं। लूसी के पास उनकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। इसी बीच कैमिला की रखवाली कर रहे आदमी के मन में एक घिनौना विचार आता है और वह उसे गलत तरीके से परेशान करने लगता है। जब लूसी लॉकर खोलती है तो घुसपैठिए पॉल द्वारा दी गई सारी रकम और चाबी छीन लेते हैं। कैमिला को परेशान करते रहने पर वह अचानक पलटवार करती है। वह अपनी मेज से चाकू उठाती है और हमलावर के मुंह पर वार करती है। फिर वह मग से गर्म पानी उसके चेहरे पर फेंक देती है। उसी क्षण गिरोह के दो अन्य सदस्य कमरे में घुस आते हैं। जाने से पहले वे गोलीबारी शुरू कर देते हैं और लूसी और कैमिला दोनों को गोली मार देते हैं। इसी बीच पॉल की सर्जरी पूरी हो जाती है। उसे यह खबर सुनकर गहरा सदमा लगता है कि उसकी पत्नी और बेटी की मृत्यु हो गई है। हमला हुआ। वह तुरंत आपातकालीन वार्ड की ओर भागा और अपनी पत्नी लूसी को मृत पाया। हालांकि एक साथी सर्जन ने उसे बताया कि उसने कैमिला की जान बचा ली है। कुछ ही समय बाद FBI प्रमुख जासूस रेयान और जासूस जैक्सन पॉल से मिले। उन्होंने उससे हमले के बारे में पूछताछ की और पूछा कि क्या वह कुछ जानता है। पॉल जवाब नहीं दे सका क्योंकि वह पूरे समय अस्पताल में ही था। अपनी घायल बेटी को देखकर वह फूट फूट कर रोने लगा। अगली सुबह उसने अपनी पत्नी को दफनाया और अपनी दिनचर्या में लौटने की कोशिश की। सब कुछ के बावजूद उसने खुद को समझाया कि यह सिर्फ एक दुखद घटना थी और जीने की कोशिश जारी रखी। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। फिल्म देखते रहिए क्योंकि जिस शांत डॉक्टर को आप जानते हैं वह अब एक भयानक इंसान में बदलने वाला है। उसका ये परिवर्तन आपको अंदर तक झकझोर देगा। एक दिन जब पॉल अस्पताल जा रहा था, एक भिखारी ने उसे रोका। भिखारी ने उसकी कार की खिड़कियां पोंछी और पैसे मांगे, लेकिन पॉल ने उसे अनदेखा कर दिया। ये पॉल के लिए एक रोजमर्रा की परेशानी बन गई थी।
जब वह अस्पताल पहुंचा तो उसने देखा कि कैमिला का दोस्त बतानी उसका इंतजार कर रहा है। पॉल उसे वहीं छोड़कर जांच के बारे में पूछताछ करने के लिए पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ता है। वहां वह जब पॉल को नामों और तस्वीरों से भरा एक बड़ा बोर्ड दिखाई देता है तो वह रुक जाता है। चार्ट में 100 अपराधियों के नाम हैं, जिनमें से प्रत्येक शहर की सबसे वांछित अपराधियों की सूची में है। पॉल अधिकारी से पूछता है कि क्या उनमें से किसी को पकड़ा गया है। अधिकारी बताता है कि हाल ही में शहर में 40 से अधिक डकैतियां और 12 हत्याएं हुई हैं और ये 100 संदिग्ध उनसे जुड़े हुए हैं। इन सभी मामलों को निपटाने में लंबा समय लगेगा, लेकिन पॉल में अब और इंतजार करने का धैर्य नहीं है, इसलिए वह चुपचाप एक फैसला लेता है। वह खुद उनका पीछा करेगा। बिना कुछ कहे वह थाने से बाहर निकल जाता है। बाहर वह 2 आदमियों को एक युवती पर हमला करते हुए देखता है। जब पॉल उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो वे उसे बुरी तरह पीटते हैं और भाग जाते हैं। उस रात पॉल घर पर बैठकर बंदूकों के बारे में ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखता है। वह हथियारों की कार्यप्रणाली और हिंसक अपराधों में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाले हथियारों के प्रकारों का अध्ययन करता है। जो कुछ वह सीखता है उससे प्रेरित होकर वह एक बड़े बंदूक स्टोर में जाता है, लेकिन जब वह पहली बार भारी हथियार और उपकरण देखता है तो वह घबरा जाता है। वह एक डॉक्टर है, आग्नेयास्त्रों को संभालने का आदी नहीं। दुकानदार से बंदूक के बारे में बात करते समय वह देखता है कि एक सीसीटीवी कैमरा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। उसे एहसास होता है कि अगर वह हथियार खरीदता है और बाद में अगर किसी की हत्या हो जाती है तो जांचकर्ता उसका पता लगा लेंगे, इसलिए वह ये विचार छोड़ देता है। दुकान से बाहर निकलता है और जल्दी से चला जाता है, लेकिन घर जाते समय वह सोचता है कि अगर किस्मत उसके साथ रही तो उसे बिना खरीदे ही बंदूक मिल जाएगी। कुछ देर बाद गोली लगने से घायल एक मरीज को अस्पताल लाया जाता है। जैसे ही पॉल ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश करता है, मरीज की बनियान के नीचे से एक बेरेटा M9 बंदूक निकल जाती है। पॉल चुपके से उसे अपने पैर से उठा लेता है। वह मरीज को प्राथमिक उपचार देता है, उसे दूसरे ऑपरेशन थिएटर में भेजता है और जाने से पहले बंदूक छिपा देता है। बाहर आकर वह अपने जीवन में पहली बार बंदूक चलाता है। गोली उस पर वापस आ लगती है, लेकिन वह बच जाता है। इस घटना से पॉल को एहसास होता है कि उसे उचित अभ्यास की आवश्यकता है, इसलिए वह ट्यूटोरियल के माध्यम से सीखना जारी रखता है और हर रात अभ्यास करना शुरू कर देता है। वह बंदूक चलाना, रीलोड करना और हथियार असेंबल करना सीखता है। जो शांत डॉक्टर वह कभी हुआ करता था, अब वह एक प्रशिक्षित निशानेबाज की तरह हथियारों को संभाल रहा है। ये स्पष्ट हो जाता है कि उसका ये परिवर्तन तीव्र और खतरनाक दोनों है। अगले दिन पॉल अपने दोस्त फ्रैंक से पूछता है कि क्या वह उन हमलावरों के बारे में कुछ जानता है जिन्होंने उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया था। फ्रैंक के पास कोई जानकारी नहीं होती। जानकारी मिलने पर पॉल उसे कैमिला के साथ रुकने के लिए कहता है और खुद अकेले निकल जाता है। देर रात वह अपनी बंदूक लोड करता है और सुनसान सड़कों पर निकल पड़ता है। उसे लगता है कि अगर गिरोह सक्रिय है तो वे रात के समय लूटपाट कर रहे होंगे। खोजबीन करते समय वह 2 आदमियों को एक महिला की कार चुराने की कोशिश करते हुए देखता है। जैसे ही वह उनके पास पहुंचता है वे उस पर गोलियां चला देते हैं। पॉल तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और ड्राइवर को गोली मार देता है। दूसरा आदमी बाहर निकलता है और पॉल पर गोली चलाता है, जिससे पॉल की बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। वह अंधाधुंध गोली चलाता है क्योंकि वह ठीक से निशाना नहीं लगा पाता। इसी बीच पास की एक खिड़की से एक लड़की अपने फोन पर पूरी घटना को रिकॉर्ड कर रही होती है। पॉल फिर से अपनी बंदूक उठाता है और इस बार दूसरे हमलावर को सटीक निशाने से मार गिराता है। वह पास के ट्रेन प्लेटफॉर्म पर देखता है और पाता है कि दूसरा लुटेरा उसकी आखिरी गोली से पहले ही मर चुका था। वह तुरंत भाग जाता है, कपड़े बदलता है और ट्रेन में चढ़ जाता है। पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और लड़की उन्हें अपना रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाती है। पॉल का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन उसका घायल हाथ साफ दिख रहा है। इस जानकारी के आधार पर जांचकर्ता संदिग्धों की तलाश शुरू कर देते हैं। उनके हाथों पर चोटें आई थीं। जब पॉल घर लौटा तो उसने जल्दी से अपने घाव को साफ किया और पट्टी बांध ली। उसी रात समाचार देखते हुए पॉल को पता चला कि जिन लोगों को उसने मारा था वे शहर के सबसे खतरनाक गिरोहों में से एक के सदस्य थे। वीडियो पूरे शहर में फैल गया और लोग नकाबपोश आदमी को हीरो मानने लगे। इसके बाद नकाबपोश व्यक्ति ने सिलसिलेवार हत्याएं की जो इतनी भयानक थी कि न केवल स्थानीय गिरोह बल्कि FBI भी उसे पकड़ने के लिए दबाव में आ गई। अगले दिन जब पॉल एक नर्स से बात कर रहा था तभी 2 पुलिस अधिकारी उसके पास आए। पॉल ने अपने घायल हाथ को अपनी जेब में छिपा लिया और अपने गुप्त मिशन पर आगे बढ़ा, लेकिन वह अभी भी असली जिम्मेदार गिरोह तक पहुंचने से बहुत दूर था। उसे एहसास हुआ कि उसे किसी भी कीमत पर गिरोह के सरगना तक पहुंचना होगा। एक दिन सब कुछ बदल गया जब एक नए मरीज को अस्पताल लाया गया। जब पॉल उसकी जांच कर रहा था तो उसने अचानक देखा कि मरीज ने उसकी बेटी की घड़ी पहनी हुई है, वही घड़ी जो उसने उसे उसके जन्मदिन पर उपहार में दी थी। उसने मरीज के हाथ पर एक टैटू भी देखा। पॉल को याद है कि हमले की रात उसने उसी आदमी को रेस्टोरेंट के बाहर देखा था। वह उसे बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मरीज की मौत हो जाती है। पॉल फिर उस एम्बुलेंस को देखने जाता है जो उसे लेकर आई थी। अंदर उसे मरीज का फोन मिलता है।
वह शव के पास लौटता है और मृत व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से फोन अनलॉक करता है। अपने दफ्तर में बैठकर पॉल फोन की फुटेज देखता है और पाता है कि उसी रात उसी आदमी ने रिचर्ड नाम के किसी व्यक्ति को उसका अपना घर का पता भेजा था। उसे रिचर्ड की दुकान का पता भी मिल जाता है। दृढ़ निश्चय करके पॉल वहां जाने का फैसला करता है। तभी उसका दोस्त फ्रैंक अचानक कमरे में आ जाता है। पॉल को तनाव में देखकर फ्रैंक पूछता है कि क्या वह कुछ छुपा रहा है। पॉल चतुराई से सवाल टाल देता है। फ्रैंक के जाने के बाद पॉल बाहर जाता है, अस्पताल के कूड़ेदान से एक हुडी निकालता है और जाने की तैयारी करता है। वह रात के मिशन के लिए ये हुडी इकट्ठा करता आ रहा था। रिचर्ड की दुकान पर पहुंचकर वह रिचर्ड का नाम लेकर पूछता है, लेकिन अंदर मौजूद लोग भी पेशेवर हैं। रिचर्ड पॉल की हुडी के अंदर चिपका हुआ एक अस्पताल का टैग देखता है, ऐसा टैग जो केवल मृत शरीरों से उतारे गए कपड़ों पर ही मिलता है। उसे तुरंत एहसास हो जाता है कि पॉल वह होने का नाटक कर रहा है जो वह नहीं है। रिचर्ड पॉल का ध्यान भटकाता रहता है। अपने पार्टनर को चुपके से मैसेज करते हुए रिचर्ड बात कर रहा था, फिश जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो सकती है। रिचर्ड ने रिवॉल्वर उठा ली, लेकिन पॉल ने पास के शीशे में सब कुछ देख लिया। पॉल ने मेज से एक धातु की छड़ उठाई और रिचर्ड के हाथ पर वार किया, जिससे रिचर्ड के हाथ से बंदूक छूट गई। फिर पॉल ने रिचर्ड को बंदूक की नोक पर रखकर दूसरे कमरे में घसीट लिया। पॉल ने कहा, तुम्हारे पास दो विकल्प हैं, मुझे बताओ कि उस रात तुम्हारे साथ कौन था और वे अब कहाँ हैं। तभी फिश ने रिचर्ड के फोन पर कॉल किया। पॉल ने पूछा, ये फिश कौन है? रिचर्ड ने जवाब दिया कि घर में घुसकर लूटपाट करने वाली रात फिश उसके साथ था। पॉल ने कहा, अच्छा, मैं पहले तुम्हें मारूंगा, फिर तुम्हारे दोस्त फिश को, लेकिन उससे पहले तुमने मेरे घर से जो कुछ भी चुराया है वह सब लौटा दो। रिचर्ड ने अपना लॉकर खोला और पॉल को पैसे और लूसी से चुराई हुई अंगूठी दे दी। इसी बीच फिश अपनी भरी हुई बंदूक के साथ दुकान के बाहर पहुंच गया। वह अंदर घुसने ही वाला था कि पॉल ने उसे सीसीटीवी मॉनिटर पर देख लिया और तुरंत गोलीबारी से बच गया। फिश ने पॉल को देखा और तुरंत गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन गोली गलती से रिचर्ड के सिर में जा लगी। रिचर्ड की मौके पर ही गोली लगने से मौत हो गई। पॉल ने जवाबी फायरिंग की और फिश भागने लगा। रिचर्ड के खून में फिसलकर बुरी तरह गिर पड़ा। पॉल उसके पास पहुंचा और गिटार से उसके चेहरे पर वार किया। जब पॉल ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की तो उसकी एक गोली जाम हो गई। फिश झट से उठा, काउंटर के पीछे छिप गया और पॉल पर गोलियां चलाने लगा। पॉल ने सीसीटीवी मॉनिटर देखा और निशाना साधा। उसने फिश के पैर में सीधी गोली मार दी। पॉल उसकी ओर बढ़ा और फिश के घायल पैर पर अपना पैर रखा। उसने पूछा, उस रात तुम्हारे साथ और कितने लोग थे? फिश ने जवाब देने से इनकार कर दिया और पॉल को लात मार दी। फिर फिश ने अपने पैर से बंधी दूसरी छिपी हुई बंदूक निकाली और पॉल पर गोली चला दी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, ऊपर लटका हुआ एक भारी धातु का वजन सीधे उसके सिर पर गिर गया। इस झटके से उसकी अपनी बंदूक चल गई और उसकी तुरंत मौत हो गई। चूंकि फिश ने कुछ नहीं बताया, पॉल ने उसका फोन लिया और दुकान से निकल गया। उसने सीसीटीवी फुटेज की कॉपी बनाई और उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही उसने हार्ड ड्राइव को पूरी तरह से नष्ट करने का तरीका खोजा। फुटेज देखने के बाद उसने हार्ड ड्राइव को एक स्टील की मशीन से कुचल दिया ताकि पुलिस को उसके कारनामों का कोई सबूत न मिले। इस बीच हर बार जब पॉल किसी गिरोह के सदस्य को मार गिराता है तो समाचार प्रसारित होता है। नकाबपोश सतर्कतावादी से लोग डरते नहीं बल्कि उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। जिन लोगों को वह मारता है वे सभी खतरनाक अपराधी थे, इसलिए शहर उसे नायक मानता है। अगली सुबह जासूस रेयान और जैक्सन पॉल के दफ्तर में उससे मिलने जाते हैं। वे उसे फिश की तस्वीर दिखाते हैं जिसकी पिछली रात मौत हो गई थी। वे उसे बताते हैं कि फिश उन अपराधियों में से एक था जिन्होंने पॉल के घर पर हमला किया था, क्योंकि पॉल की पत्नी की सोने की अंगूठी फिश के शव के पास मिली थी। पॉल ये सुनकर हैरान रह जाता है क्योंकि उसने खुद रिचर्ड से वह अंगूठी वापस ली थी, लेकिन फिश को मारने के बाद जब वह निकला तो अंगूठी उसकी जेब से गिर गई होगी। जासूस पॉल से पूछते हैं कि क्या वह उन लोगों को पहचानता है। पॉल उन्हें बताता है कि वह उनके बारे में कुछ नहीं जानता। हालांकि अब वह समझ गया है कि ये सभी लोग एक ही गिरोह से जुड़े थे। असली सरगना अभी भी बाहर है और पॉल उसे ढूंढने के लिए दृढ़ संकल्पित है। फिश के फोन का इस्तेमाल करके पॉल चार्ल्स नाम के एक अन्य व्यक्ति का पता लगाता है। चार्ल्स वही व्यक्ति है जिसे कैमिला ने हमले की रात चेहरे पर चाकू मारा था। पॉल ये पुष्टि करने जाता है कि क्या वह वही है। बिना कुछ कहे पॉल ने एक भारी रिंच उठाई और चार्ल्स पर जोर से वार किया, जिससे वह बेहोश हो गया। जब चार्ल्स जब उठता है तो देखता है कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और पॉल उसके सामने बैठा है। चार्ल्स गिड़गिड़ाता है, तुम कौन हो? मुझे मारकर तुम्हें क्या मिलेगा? पॉल कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह चार्ल्स का सिर पीछे की ओर धकेलकर उसे बुरी तरह पीटता है। फिर वह एक धातु की प्लेट उठाता है और पूरी ताकत से उसे फिर से मारता है। पॉल पूछता है, उस रात तुम्हारे साथ और कौन था? पॉल कौन था और उनका सरदार कौन था? लेकिन चार्ल्स समझ नहीं पाता कि पॉल किस रात की बात कर रहा है। वह कहता है, अरे मैं तुम्हें जानता भी नहीं। तभी पॉल बैटरी एसिड उठाता है और चार्ल्स के कटे हुए शरीर पर डालना शुरू कर देता है और उससे आखिरी बार पूछता है। चार्ल्स समझ जाता है कि पॉल उस रात की बात कर रहा है जब उन्होंने हत्या की थी।
खुद को बचाने के लिए वह अपने सरदार का नाम बता देता है और अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन पॉल उसकी कलाई से एक जंजीर खींचता है और ऊपर से रॉकेट के आकार का एक धातु का भारी वजन गिरता है, जिससे चार्ल्स का सिर पूरी तरह चकनाचूर हो जाता है। इसी बीच जांच अधिकारी पॉल के बारे में कुछ जानने की उम्मीद में उसके दोस्त फ्रैंक से मिलने जाता है। पॉल अपनी नियमित अस्पताल की ड्यूटी पर नहीं आ रहा है और उसे अक्सर हुडी पहने उस आदमी के साथ देखा गया है, लेकिन फ्रैंक का कहना है कि पॉल पूरी तरह से सामान्य है। वह कहता है पॉल किसी भी हालत में किसी की हत्या नहीं कर सकता था। उस रात जब पॉल अपनी बेटी के साथ बैठा था, चार्ल्स का फोन बजता है। पॉल उसे नजरअंदाज कर देता है, लेकिन तभी एक संदेश आता है। उसमें लिखा होता है कि अगर पॉल कॉल नहीं उठाएगा तो चार्ल्स बता देगा कि पॉल पिछली रात कहाँ था। पॉल समझ जाता है कि यह वही गिरोह का सरगना होगा जिसकी वह तलाश कर रहा था, इसलिए पॉल कॉल उठाता है और उस आदमी को अगले दिन तय समय पर मिलने के लिए कहता है। पॉल एक बार में चला जाता है, जबकि फ्रैंक उसे ढूंढते हुए पॉल के घर जाता है, लेकिन जब वह अंदर जाता है तो वह पूरी तरह से हैरान रह जाता है। पूरा कमरा तहस नहस हो चुका था और उसे बंदूकें और गोला बारूद इधर उधर बिखरे हुए मिलते हैं। उसे यह समझने में ज्यादा समय नहीं लगता कि पॉल असल में एक खतरनाक हत्यारा है जो मासूमियत का मुखौटा पहने हुए है। इसी बीच पॉल उस नंबर पर मैसेज करता है और जवाब मिलता है। संदेश में लिखा होता है कि वह व्यक्ति बाथरूम में है। पॉल बाथरूम की ओर जाता है और उस नंबर पर कॉल करता है। जैसे ही फोन बजता है, पॉल आवाज की दिशा में लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो पॉल को एहसास होता है कि उसे धोखा दिया गया है। अंदर सिर्फ एक फोन था और असली सरगना उसके पीछे खड़ा था। नेता गोलीबारी शुरू कर देता है, जिससे पॉल को लुढ़क कर अंदर जाना पड़ता है। बाथरूम में घुसकर दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मौका देखकर पॉल ने अचानक दरवाजा धक्का देकर खोला, बाहर निकला और गिरोह के सरगना के पेट में 2 गोलियां मार दी। लेकिन तभी गिरोह के और सदस्य आ गए और पॉल पर गोलियां चलाने लगे। गोलियों की आवाज तेज होते ही पॉल ने ऊपर लगे बिजली के सर्किट को तोड़ दिया, जिससे अचानक बिजली गुल हो गई। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर वह भाग निकला और भीड़ में घुल मिल गया। गिरोह के सरगना का नाम क्लॉक्स है। वह एक अमीर व्यापारी का बिगड़ा हुआ बेटा है जो अपनी मनमानी करता है, इसीलिए उसने ये गिरोह बनाया और अपराध करने लगा। अब FBI मुख्यालय को खबर मिली है कि नकाबपोश अपराधी ने एक ताकतवर व्यापारी के बेटे को गोली मार दी है। जैक्सन और रयान उसे मिलने अस्पताल गए। वहां उन्हें पता चला कि क्लॉक्स अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने अधिकारियों को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। इसी बीच पॉल अपने छिपने की जगह पर पहुंचा और अपने जख्मों का इलाज करने लगा। फिर उसने घावों को भरने के लिए सुपर ग्लू लगाया। सूखने के बाद उसने स्टेपलर से घावों को बंद कर दिया। जब वह घर लौटा तो उसने फ्रैंक को अपने कमरे में इंतजार करते हुए पाया। फ्रैंक ने उसे बताया कि वह जो कर रहा है वह गलत है। वह उसे याद दिलाता है कि अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने का एक कानूनी तरीका है, लेकिन पॉल सुनने से इनकार कर देता है। वह कहता है, बस यहीं रहो, जो कुछ भी आप जानते हैं उसके बारे में चुप रहें, मैं इसे खत्म करते ही रुक जाऊंगा। अगले दिन जब कैमिला अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाती है तो पॉल अपनी बेटी को लेकर घर की ओर चल पड़ता है। उसी लिफ्ट में गिरोह का सरगना क्लो दिखाई देता है। वह कैमिला से कहता है, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके बाद तुम जिंदा बच गई, ये तुम्हारी किस्मत है। कैमिला उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि उस दिन सभी ने मास्क पहन रखे थे। क्लो फिर पॉल से कहता है, 2 बार गोली लगने के बाद भी तुम बच गए, ये तुम्हारी किस्मत है। अपनी बेटी की मौजूदगी के कारण पॉल कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। वह शांत रहता है और लिफ्ट से बाहर निकल जाता है। कैमिला फिर पॉल से पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि उसे 2 बार गोली लगी है? पॉल जवाब देता है कि वह मेरा मरीज था, लेकिन अंदर ही अंदर पॉल को पहले से ही पता था कि गिरोह ने उस रात क्या योजना बनाई थी और क्या खतरे आने वाले थे। घर पहुंचकर पॉल फ्रैंक और कैमिला के साथ रात का खाना खाता है। खाना खत्म करने के बाद वह फ्रैंक को घर भेज देता है। फिर पॉल कैमिला को सीढ़ियों के नीचे एक अलमारी में छिपा देता है और उसे कहता है कि जब तक वह न कहे तब तक बाहर न आए। पॉल बाहर निकलकर चुपचाप इंतजार करता है। जल्द ही क्लो का गिरोह एक एक करके पॉल के घर में घुसने लगता है। पहला हमलावर अंदर आता है। वह अंदर घुसता है और बिस्तर पर गोली चलाता है, लेकिन उसे वहां केवल एक तकिया और एक थैला मिलता है, जिससे उसे एहसास होता है कि बिस्तर सिर्फ एक छलावा था। उसी क्षण पॉल सूट पहने पास ही प्रकट होता है और उसके सिर में गोली मार देता है। गोली की आवाज सुनकर गिरोह का एक और सदस्य दौड़कर आता है। पॉल उसे भी गोली मार देता है और वह गर्दन टूटने से गिर जाता है। अब गिरोह की सरगना क्लो की बारी है। जैसे ही पॉल आगे बढ़ता है, क्लो पीछे से प्रकट होती है और पॉल की बाह में गोली मार देती है। पॉल घायल होकर सोफे पर गिर पड़ता है। क्लो फिर कहती है, मैंने उस दिन तुम्हारी पत्नी को मार डाला था। मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि बाद में तुम्हारी बेटी को तुम्हारे सामने मार सकूं। उस दिन मुझे अपनी इच्छा पूरी करने का मौका नहीं मिला। वह पॉल का मजाक उड़ाती है और पूछती है कि अब उसे और उसकी बेटी को कौन बचाएगा। ये सुनकर पॉल मेज पर लात मारता है। एक छिपी हुई मशीन गन ऊपर उठती है और पॉल क्लो पर गोलियों की बौछार कर देता है। वह लगातार गोलियां चलाता है, जिससे क्लो का शरीर छलनी हो जाता है। यहीं पर क्लो की जिंदगी खत्म हो जाती है। तभी पुलिस पॉल के घर पहुंचती है। इस बार वे उसे रंगे हाथों पकड़ लेते हैं।
वही 2 FBI अधिकारी भी मौके पर पहुंचते हैं और उसे घटना में इस्तेमाल किए गए सभी हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लेते हैं। लेकिन आखिरी दृश्य में हम पॉल को जेल से भागते हुए देखते हैं। सड़क पर वह किसी को देखता है और अपने हाथ से बंदूक का इशारा करता है। इससे संकेत मिलता है कि इसका दूसरा भाग भी आ सकता है। हो सकता है कि कोई दूसरा नेता आ रहा हो या फिर कोई दूसरा नेता अभी भी जीवित हो।